नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आज स्वाधीनता दिवस की 15 अगस्त की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चार मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी को, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई आज आज़ादी के इस पर्व की, आज़ादी के इस जश्न की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया, 12वां भाषण था उनका लाल किले से, लेकिन सबसे लंबा भाषण भी था। 103 मिनट तक प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया। लाल किले से जहां से वो बोल रहे थे, उनके सामने 5000 विशिष्ट अतिथि बैठे हुए थे, और सभी हर मायने में विशिष्ट उस सेंस में नहीं कि कोई बड़ा अफसर था या नेता था, बच्चे भी थे वहां पर ड्रोन दीदी भी आई हुई थी, लखपति दीदी भी आई हुई थी। वहां पर हमारे सेना के वो जांबाज लोग भी आए हुए थे, जिनको कल ही राष्ट्रपति ने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है जो प्रधानमंत्री ने खींचा, और उस पर हम एक एक करके चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करना चाहते हैं उस एक बात से जिसने आज जिस बात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यूं तो भारत की बहुत सी उपलब्धियां बताई, आने वाले वर्षों में भारत कौन से कीर्तिमान गढ़ेगा उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने खतरे की ओर आगाह किया देश को। इसलिए हम शुरुआत उस प्रधानमंत्री की उस बात से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, एक षड्यंत्र, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि घुसपैठिए देश की नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, हमारे आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने देश को, खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया जो पूरे भारत में आप लोगों से बात करें तो उनके अंदर किसी तार को छेड़ता है। और खासकर हमारे यहां पर जो एक अंदरूनी संग्राम, आजकल राजनीतिक संग्राम चल रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत इसी बात से हुई थी कि क्या आप देश के किसी चुनाव में किसी बाहरी व्यक्ति को वोट देने की इजाजत दे सकते हैं? यही बात कहकर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की इस कवायद की शुरुआत की, जो अब वोट चोरी तक आगे बढ़ चुकी है। तो आप पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए। प्रधानमंत्री की बातों में इस विषय को लेकर जितनी गंभीरता थी और देश का ध्यान वो जिस तरीके से इस ओर दिलाना चाह रहे थे, आप देखिए। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वहां 5000 लोग थे, लेकिन देश के दो बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बहुत बड़े पदों पर हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों आज 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं आए। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर सेना और संविधान के अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही लाल किले पर आयोजित इस समारोह में शामिल न हुए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में जो कार्यक्रम था वहां वो जरूर पहुंचे थे। वहां उन्होंने झंडा भी फहराया। इनफैक्ट बारिश में भीग भी रहे थे राहुल गांधी, लेकिन उस वक्त उन्होंने झंडा भी फहराया, राष्ट्रगान भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि फिर वो
लाल किले पर जो कार्यक्रम हुआ वहां क्यों नहीं गए? और अभी प्रधानमंत्री जो बात कर रहे थे डेमोग्राफी चेंज की, घुसपैठियों की, आपने देखा कि जब बिहार से ये सारी बातें शुरू हुई तो विपक्ष ने ही पूछा कि आखिर कितने घुसपैठिए पकड़ लिए इलेक्शन कमीशन ने? कौन से बाहरी लोग थे? सब अंदर के ही लोग थे जिनको किसी न किसी बहाने इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से आउट कर दिया है। और उसके बाद अब ये विवाद हो जाना, इन दोनों की बात हम करते हैं। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने आज बड़े एक गंभीर प्रश्न की ओर सबका ध्यान खींचा है। क्या ये आज की देश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो हम सभी को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सोच के साथ रहने की जो ये सुविधा मिली हुई है, ये जो अद्भुत अवसर है, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन इस स्वतंत्रता को, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसको अपमानित करने का काम जो नेता प्रतिपक्ष ने किया है, ये कतई अनुचित है। और मैं और सारी बातें बाद में करूंगा। मुझे बड़ा विचित्र लगा, इससे पहले हमने देखा था एक अवसर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम की कुर्सी पर चिप्पी लगी रह गई और वो पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में हम पीछे रह जाएंगे, पहले पीएम जाएंगे, फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, हम कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंच जाएंगे। आज फिर वो हुआ, न तो राहुल गांधी आए न मल्लिकार्जुन खड़गे आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इससे नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए था, लेकिन वो बच नहीं सके। अब इससे आगे की बात, जो प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हैं, इसको अगर थोड़ा और अनुवादित करें कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मतदाता सूची की आड़ में हंगामा करके, कोई अराजकता करके घुसपैठियों को विपक्ष बचा नहीं पाएगा, ये एक लाइन का अनुवाद है। इसमें कोई भ्रम मत पालिए। वो जो साफ साफ कह रहे हैं, और ये आक्रामकता भी कम नहीं होने वाली है। लाल किले की प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है, दुर्भाग्य देश का यह रहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आज नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी ने असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का 70 के दशक में जिक्र किया था। उसके बाद एक्ट भी बनाया, जाने क्या क्या हुआ, कुछ हो नहीं पाया। चिकन नेक की समस्या से हम आज तक जूझ रहे हैं। कोई खड़ा होकर मुंह उठा के कह देता है कि देश का रास्ता रोक देंगे, और आज तो देश का रास्ता छोड़िए ना, दिल्ली में आ गए हैं, पटना में आ गए हैं, बिहार में आ गए हैं, पता नहीं कहां कहां चले गए। लेकिन उनके साथ या उनको कवर फायर देने वाले लोग हैं। और कमाल की बात है, जब वो पूछते हैं कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं, करना क्या चाह रहे हो भाई? आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने में बाधा बन रहे हो। आप चाहते हो कि कोई न कोई आड़ ले ले, और 70 के दशक से अगर इस देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं तो उसके लिए तो बहुत कड़ा तंत्र चाहिए, उसके लिए तो एनआरसी जैसी कोशिश चाहिए। लेकिन आप तो सीए पर ही देश में दंगा करा देते हो। इसलिए डेमोग्राफी बदलने वाली, घुसपैठियों के आने वाली जो इस समस्या की तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो गंभीर समस्या है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष के लोग कहीं न कहीं उसकी आड़ बन जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। सीधे सीधे ये एसआईआर पर चल रहे हंगामे का जवाब था। 100% वही है कि आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी कोशिश नहीं है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जी विजय जी, देखिए, महत्वपूर्ण बयान है ये प्रधानमंत्री जी का डेमोग्राफी को लेकर, और लाल किले से बोल रहे हैं तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मैंने देखा कि देश भर में कम से कम 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी डेमोग्राफी बदली है आज़ादी के बाद। समझे? फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो एक मेजर चेंज, मतलब डेमोग्राफी तो बदलती ही रहती है, सब चीज़ों की बदल रही है, लेकिन रिलीजियस डेमोग्राफी बदली 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग सम यूटीज, और ये है। तो क्या उसको लेकर सरकार काम कर रही है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बात से कि एसआईआर का जवाब है ये। अच्छा, एसआईआर में तो एक भी घुसपैठिया भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। जो 65 लाख लोगों की जो लिस्ट दी, उसमें उन्होंने साबित नहीं किया, जो मरने वाले, डुप्लीकेट, डबल, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन वो नहीं किया। और एसआईआर से संबंधित इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप का मामला इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री को देखना है। तो होम मिनिस्ट्री इस पर क्या ड्राइव कर रही है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो हाई उस तरह की बना रहे हैं, एक वो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू कर रहे हैं, तो उसको डिजाइन करना पड़ेगा, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम है। जब से सरकार बनी है तब से डेमोग्राफी को लेकर और घुसपैठियों को लेकर चर्चा होती रही। अभी लेटेस्ट हुई थी झारखंड में, जब घुसपैठिए दामाद आपने किए थे, उसके बाद से भी 1 साल हो गया, अभी तक तो कोई दामाद निकला नहीं वहाँ से, सब वहीं पर बैठे हुए हैं। दूसरा, असम को याद कीजिए, असम की सबसे बड़ी बात हुई, अभी असम की चर्चा हुई, इंदिरा गांधी ने भी बात की, उसमें एक्ट की भी बात यदि करेंगे तो उसकी भी बात कर लेंगे। सरकार ने घुसपैठियों को हटाने, पहचान करने की सारी एक्सरसाइज कर ली।
उस एक्सरसाइज का क्या हुआ है? कोई बता सकता है कि उस एक्सरसाइज के बाद कितने घुसपैठिए निकाले गए? और जब भी चुनाव, मैं इसको कहता हूं कि एक घुसपैठिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल टूरिस्ट हो गए। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी उसे घुसपैठियों को इशू बनाती है। अब असम की चर्चा नहीं हो रही, अब तो झारखंड के घुसपैठियों दामाद की चर्चा नहीं हो रही, अब दिल्ली के घुसपैठियों की चर्चा नहीं हो रही, अब बिहार के होंगी, फिर उसके बाद वो दामाद बंगाल पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद वो असम पहुंच जाएंगे। तो इलेक्टोरल घुसपैठियों को और जो रियल घुसपैठिए है उसमें कोई फर्क करके, और जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाई पावर्ड ये मिशन बना रहे हैं, डेमोग्राफिक मिशन बना रहे हैं, तो उस पर सरकार काम करे और पॉलिटिकल दबाव में नहीं आए। क्योंकि जो असम में हुआ उसको आप कहें कि पॉलिटिकल दबाव की वजह से आपने छोड़ दिया, छोड़ तो दिया है ना। अब आप कहें हंगामा कर रहे हैं, आपकी नीति है ना, पॉलिसी की बात है। तो ये पॉलिसी और देश के लिए फायदेमंद है कि कोई भी मेरे ख्याल से समर्थन नहीं करेगा कि सर मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये सवाल तो पूछें सरकार से जरूर, और राज्य की सरकार से भी पूछें कि कितने घुसपैठिए पकड़े और आपने कितने वापस धकेले, कितने इनके देशों को, बांग्लादेश को कितने, और रोहिंग्या कितने, म्यांमार जो भी है जिसको भी। हाँ, लेकिन बात कर कौन रहा है घुसपैठियों की? ये भी तो हम ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें। देश में कौन से राजनीतिक दल बात कर रहे हैं कि घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या हमारे ये सवाल ही नहीं है। जब आप सरकार में हैं और आप तय कर रहे हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करिए ना। सर आपके देश की राज्य सरकारें लड़ रही हैं कि हमारे नागरिकों को घुसपैठिया बता करके पकड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, प्रशांत भूषण उस पिटीशन को लेकर के गए और उन्होंने कहा कि बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बता करके डिटेन किया जा रहा है, इनकी डिटेंशन पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो व्यक्ति मान लीजिए बांग्लादेशी ही है और हम उसको डिटेन नहीं करते हैं तो वो तो गायब हो जाएगा। मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं पकड़ा जाना चाहिए, अगर कोई भी संदिग्ध है तो पकड़ा जाना चाहिए। आपकी सरकारें लड़ रही हैं, केंद्र सरकार से लड़ रही हैं कि ये बंद कीजिए। सर असम में तो आप ही की सरकार थी, केंद्र में भी असम में भी, दोनों जगह। एक्सक्यूज तो बहुत सारे दे सकते हो आप, कोई भी नहीं काम करने के, समझे। असम में जब ये फैसला हुआ, जब एनआरसी हुई, जो आइडेंटिफाई हुए 19 लाख लोग, उन घुसपैठियों का क्या हुआ, किसने विरोध किया, कौन सी सरकार थी वहां पर? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसका जवाब दीजिए एक राज्य को, बाकी छोड़िए। चलो जो लोग विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या घुसपैठियों को हटा दिया गया वहां से? सही समीर जी। देखिए विजय जी जरूर आसाम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं 2-3 पुराने उदाहरणों के साथ शुरू करूंगा ये पूरे घुसपैठियों की बात। 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब वो बांग्लादेश बना, तो उसके पहले जब वो टिक्का खान ने वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया तो वहाँ से सब शरणार्थी भारत की तरफ भागे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आए। जब बांग्लादेश बना और जब इंदिरा गांधी से कहा गया कि भाई अब इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए, तो इंदिरा गांधी ने कहा जो आ गए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें यहाँ बसने दो। उस समय स्पष्ट इंदिरा गांधी का निर्देश था कि जो आसाम में आकर बस गए और दूसरे हिस्से में आके बस गए, अब इन्हें यहाँ बसने दो, यहाँ रहने खाने दो उनको, अब उनको वापस भेजने की बहुत जरूरत नहीं है। आसाम में जब मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसके कारण पूरी यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, यहाँ के लोकल लोगों का पूरा अधिकार जा रहा है, मैं इन्हें यहाँ स्वीकार नहीं कर सकता हूं, या तो मैं कांग्रेस छोड़ूंगा या इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा आपको लगता है तो आसाम से आप निकालिए, पूरे देश में हम घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई मुहिम शुरू नहीं करेंगे, जो जहां बस गया उसको वहां बसने देंगे। तो उस समय के जो घुसपैठी आ गए थे और उसके बाद जो लगातार सरकारों ने जिस तरीके से बॉर्डर पर किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की, लगातार आते रहे, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज बहुत स्पष्ट कहा ना कि आबादी अगर बदलेगी तो देश की डेमोग्राफी बदलेगी, और ये बहुत सुनियोजित तरीके से लंबे समय से चला रहा था। आसाम की बात है, आसाम में तो केंद्र सरकार ने, अमित शाह 4 बार आसाम गए, चारों बार उन्होंने इस बात का जिक्र करा, जो एनआरसी को लेके हुआ, जो तमाम तरीके हेमंत शर्मा ने वहां जो कहा कि भाई यहाँ के जो घुसपैठियों को बाहर करना है, सरकार ने किया है ना। 1900 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल के बाहर किया है। सर नहीं, वो पूछ रहे हैं, एनआरसी में असम में 19 लाख लोग नाम सामने आए थे, उन 19 लाख लोगों का क्या हुआ? और क्या ये बात सच नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू थे, हिंदू बांग्लादेशी थे, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए ना, उसके खिलाफ हुआ कि भाई ये कई नागरिक है जिनका बनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए, मामला भी वो सुप्रीम कोर्ट में। और जो डिक्लेयर हो गए थे 2850 लोग, उनको तो सरकार ने बाहर कर दिया है, इस देश से निकाल दिया। और जो 19 लाख लोग निकले उनकी भी जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सरकार को लगेगा ये वाकई घुसपैठी है, तो एक दिन वो भी देश से बाहर जाएंगे। ये उम्मीद कर लेना कि 11 साल की मोदी सरकार में देश से सारे घुसपैठे निकल जाएंगे। 70 साल से जो देश के अंदर बैठ रहे थे उन्हें निकालने में थोड़ा समय लगेगा। एक तो सबसे पहले ये
कि इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में कहा और पहली बार कोई सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके बाहर निकाल के भेज रही है। वो संख्या 1000 है, 2000 है, 4000 है, आप इस पे बहस कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये सरकार ये कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं उसको जानिए। एक का उदाहरण अभी सौरभ जी ने बताया कि कोई गए थे, वो हमको तो मेरा ये मानना है कि ऐसी याचिका करने वाले को न्यायालय को जेल भेजना चाहिए, लेकिन न्यायालय है वो तय करेगा, उनके जो सामने रहता है उससे करते हैं। लेकिन उससे आगे खतरनाक बात आप सुनिए। एक सज्जन याचिका लेकर गए और बड़े बड़े वकील, जितने बड़े वकील आपको, जितने एक तरह से कहें आपको जो लगता है कि इस पे भी कैसे कोई वकील जा सकता है, उन सारी याचिकाओं में वही वकील होते हैं। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा सोचिए कितनी निर्दयी अमानवीय हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार हो गई है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को हाथ पैर उनका बांध दे रही है और बांध के समुद्र में प्रवाहित कर दे रही है। ये पिटीशन गई सुप्रीम ये कोर्ट? पिटीशन गई। इस हद तक घुसपैठियों के साथ खड़े लोग हैं। और मैं ये जो कह रहा हूं इसको आप खोज कर इसको पहचानिए, फिर ये डिबेट आगे बढ़ेगी। अब एक और याद दिला देता हूं, 2005 में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल की समस्या थे, पश्चिम बंगाल की, और उस वक्त ममता जी पेपर उछाल रही थी लोकसभा में, तो आज कैसे वो सारे के सारे गायब हो गए? आज फिरहाद हकीम क्या बोल रहे हैं? आज कैसे कहा जा रहा है कि यहां डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? इसका मतलब हुआ देश में दो तरह की फोर्सेज हैं। एक जो इस खतरे को पहचान रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है। प्रक्रिया तंत्र बहुत अच्छी नहीं है। हमें भी मोदी सरकार, हम भी उम्मीद करते हैं कि और निकाल कर फेंकना चाहिए, तो नहीं कर पाई है सरकार। दूसरा तंत्र कौन सा है? इसी की आड़ लेकर उन घुसपैठियों को बचा रहा है, इसी की आड़ लेकर देश के लोगों के मन में दूसरे तरह के संदेह पैदा कर रहा है। दो तरह की फोर्सेज हैं, तय कीजिए आप। एक लाइन में जोड़ दूं, भारत सरकार की एक लाइन केवल जोड़ देता हूं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है, द होम मिनिस्ट्री डज नॉट हैव एनी डेफिनेटिव नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स। मैं अब इसमें आगे बताता हूँ। दो बातें हैं इसकी। एक तो ये बात है कि डेमोग्राफी चेंज की बात है, दूसरी है घुसपैठियों की बात है। पिछले 15 साल में ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कितने घुसपैठिए जो है देश से बाहर निकाले गए हैं, लेकिन यूएस का डेटा है। 15,000 से ज़्यादा भारतीय जो है उनको इलीगली जो यूएस में गए थे उनको निकाला गया है। तो भारत सरकार को ये डेटा ज़रूर देना चाहिए कि अगर आइडेंटिफाई हुए हैं, और ये बात भी सही है कि 1.2 मिलियन से लगभग 20 मिलियन तक ये एक डेटा है कि इतने जो है घुसपैठिए 2 करोड़ लोग तक हो सकते हैं घुसपैठिए हैं। अब बात आती है कि इच्छा शक्ति और घुसपैठिए अंदर कैसे आते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग है। घुसपैठिए अंदर आते हैं, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बीएसएफ होती है। बीएसएफ की जिम्मेदारी है कि कोई अंदर ना आ सके। अब ये बोला जा सकता है पोरस बॉर्डर है इसलिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन तब भी आइडेंटिफाई करना स्टेट की गवर्नमेंट की है और वो सेंटर को बताए और बाहर निकाले, पर ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात अभी हम कर रहे थे, एसआईआर की बात कर रहे थे कि एसआईआर जो है वो इसी तरह की एक्सरसाइज है। मुझे लगता है कि हमें इस एसआईआर की एक्सरसाइज को इससे अलग करके देखना जरूर चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मैं ये मानता हूं इलेक्शन कमीशन सही ढंग से बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बातें आई हैं, जिस तरह से अभी पानीपत में इलेक्शन हुआ, उसका पंचायत चुनाव का, उसमें जिस तरह से ईवीएम को दोबारा देखा गया और उसमें जिस तरह से हार जीत का फैसला हुआ, क्या इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है, क्या जो लोगों की बात आ रही है कि इतनी डुप्लीकेट है, इतना ये है, सही काम जहां कर रहा तक मैंने जितनी वो खबर पढ़ी, वो किसी एक पोलिंग एजेंट की गलती के साथ गिनती हुई, बताई गई है। गिनती हुई। मतलब इलेक्शन कमीशन उसमें ईवीएम टेम्पर नहीं हुई थी। टेम्पर नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा टेम्पर, तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है ना। मैंने कहा ही नहीं टेम्पर हो रहा है। मैंने तो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर था ना चुनाव, ईवीएम में गिनती हुई, दोबारा गिनती हुई तो अलग हो गया। कैसे हो गया भाई? आप उसको कंडक्ट करवा रहे थे ना। जो अनॉमलीज सामने आ रही हैं, मैं ये नहीं मानता कि चोरी हो रही है वोट की, लेकिन जो अनॉमलीज सामने आ रही हैं वो साफ दिखाती है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खराब काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज बिहार में कर रहा है उसमें कुछ कमियां त्रुटियां जो हैं वो हर आदमी उजागर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलिए आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं इस मुद्दे पर आ जाता हूं, या मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि उस पर फिर लंबी बात होगी। इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों के नाम आप जिला स्तर पर वेबसाइट पर डालिए, सबको पता होना चाहिए कि कितने लाख लोगों के जिनके नाम कटे हैं, किस वजह से कटे हैं, और फिर उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप आधार को मान्य भी मान लीजिए, या अगर वो आपको आधार देते हैं अपनी पहचान के तौर पर तो आप उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन ये केवल इन 65 लाख लोगों के केसेस में ही
मान्य होगा। आधार की मैं बात कर रहा हूं। कल से ही हमारे यहाँ ये भी जद्दोजहद चल रही है, कांग्रेस पार्टी इसको अपनी जीत और इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा बता रही है। बीजेपी कह रही है कि आप तो गए थे एसआईआर की कार्रवाई पूरी तरीके से रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर अभी तक कोई रोक लगाई नहीं है। कैसे देखेंगे त्रिपाठी जी इसको, इस आदेश को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो आपने बताया ना कि 65 लाख उन लोगों को आधार की इजाज़त दी है सुप्रीम कोर्ट ने जो और कोई कागज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो पहली बात ये कि ये सारे डाउटफुल लोग हैं। हमें नहीं लगता कि देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आधार तो होगा लेकिन दूसरा कोई कागज़ नहीं होगा। इसको जरा ध्यान से सोचिए। आप लोग भी बोलते वक्त अपने आसपास पूछिए, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास पूछिए कि जिसके पास आधार है लेकिन दूसरा कोई कागज़ नहीं है, तो ये डाउटफुल लोग हैं। लेकिन ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था और मैं तो कह ही रहा हूं कि आधार को शामिल कीजिए। लेकिन ये जो पूरी डिबेट हो रही है, इस डिबेट में क्या निकल कर सामने आया? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपने दायरे में काम कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो उसको तय करती है उससे बाहर नहीं गया है। चुनाव आयोग ने जो 11 कागज कह दिए वो मतदाताओं के लिए ज्यादा हितैषी है, बेहतर है, क्योंकि पहले 3 था, फिर 7 हुआ, अब 11 हो गया जी। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में क्यों कराया इसकी भी वजह दे दी, पूरे देश में वो कराएगा ये कह रहा है। इसके बावजूद इसको संदेह में डालने वाले लोग कौन है? उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है क्या? वरना झूठे मृत लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, अब पता नहीं और कौन कौन सा सुख आगे मिलने वाला है। तो इस तरह की जब चीजें आप करते हैं तो दरअसल आप सिर्फ और सिर्फ पूरे सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश इलेक्शन कमीशन के लिए सेटबैक नहीं था। नहीं, मैं सेटबैक नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ठीक है। ये आखिर प्रक्रिया तो बहुत साफ है ना, उसको सुधार करना होगा तो कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया, इलेक्शन कमीशन ने मना किया था कि ये डेटा जारी करने के लिए हम बाध्य नहीं है, कोई नियम नहीं है। इलेक्शन कमिशन ने आधार के लिए मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन लोग के लिए करिए। अब उसके बाद स्क्रूटनी करने का अधिकार तो किसके पास होगा? स्क्रूटनी करने का अधिकार जब आधार वो लेकर आएंगे तो स्क्रूटनी तो यही चुनाव आयोग करेगा ना, स्क्रूटनी करेगा ना वो। इसका मतलब ये नहीं कहा कि इनको आप स्वीकार कर लीजिए, इसको आप समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों तरफ की हार जीत का मसला नहीं, इसमें हारे सिर्फ अराजकतावादी हैं। ये जो नेता इसके नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। वरना अगर चुनाव के जो मतदाता सूची है उसमें कोई गड़बड़ है, उसको दुरुस्त तो करना ही पड़ेगा भाई। सर्वोच्च न्यायालय है, चुनाव आयोग के लिए जो निर्देश किया उसको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों के बारे में, डेमोग्राफिक चेंज के खतरे के बारे में जो कहा आपने सुना। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर जो कहा वो बात भी आपने सुनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को मालूम नहीं चला कि भारत ने आखिर किन हथियारों का इस्तेमाल उसके ऊपर किया और अभी तक उसकी नींद जो है वो उड़ी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में आज भाषण में ऐसा क्या था जो सीधा एक रेफरेंस जुड़ता है उनकी बातों के साथ। ट्रेड की बात हुई, टैरिफ की बात हुई, तो सबने देखा कि इस वक्त ट्रंप किसी भी तरीके से भारत का नुकसान करने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार पहले भी कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए देश के किसानों का वो नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें खुद कोई इसकी निजी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई भी अहितकारी नीति जिससे किसानों का, पशुपालकों का, मछुआरों का नुकसान होता हो, उसके आड़े नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ मिलेगा और मैं किसी दबाव में कोई ऐसा समझौता नहीं करूंगा जिससे हमारे कृषकों का कोई नुकसान हो। ये सीधा सीधा अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप की उस जिद को जवाब था जिसमें वो चाहते हैं कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उनकी कंपनियों के लिए एक बाजार के तौर पर खोल दे, जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये उन वजहों में सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा और अमेरिका का व्यापार सौदा नहीं हो पा रहा है और दोनों देशों के रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री की बात। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।
जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। राहुल जी, क्या सीधा ट्रंप को जवाब था ये? बिल्कुल जवाब है। और मैं ये बोलूंगा, ट्रंप जिस तरह की दोगली नीति पे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं तो भारत सारे डेयरी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करता है उस पर 30% ड्यूटी लगाता है, लेकिन अमेरिका क्या करता है? घी पे, मक्खन पे 50% टैरिफ लगाता है, यानी ड्यूटी लगाता है। श्रीखंड जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं जो भारत से वहां जाते हैं 75% ड्यूटी लगाता है और बहुत ज़्यादा ड्यूटी वो लगाते हैं। और अगर अमेरिका भारत के ऊपर ये कह रहा है कि वो टैरिफ किंग है, तो अमेरिका की टैरिफ जो है वो कहीं ज़्यादा है इस पर। तो ऐसे में ये जो दोगली नीति अमेरिका की है वो भारत को दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री को अपने जो किसान हैं उनका हित दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता भारत किसी भी हालत में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो किसी भी हालत में अपने किसानों के हितों को कहीं पे भी हार्म होने दे। लेकिन अमेरिका तो आज तक धमकी दे रहा है। आज भी आज अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है और वो तो अजीब बात है, ये कह रहा है कि अगर अलास्का में पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी तो भारत पे टैरिफ ज्यादा कर दे। एग्जैक्टली, तो अजीब बात है, तो वो ऐसे ही कर। ये बात आज ही अमेरिका ने कही है। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये जवाब आ गया। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं तो ये सोचता हूं ना कि विश्व इतिहास में इतना असहाय अमेरिकी राष्ट्रपति कभी हुआ है क्या? इतना असहाय जो कह रहा है कि अच्छा, रूस अब हमारी बात नहीं मानेगा तो हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। मिलेंगे ना पुतिन, कह चुके हैं ना कई बार आप, उसके बावजूद वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है ना। आपको न्यूट्रल लोकेशन पर जाकर पुतिन से मिलना पड़ रहा है ना। आपके जितने दूत, जितने एम्बेसडर, जितने क्या संवाहक जितने भी थे, किसी से कोई बात नहीं बन पाई ना। नाना प्रकार की कोशिशें करके आप असफल हो गए ना। अमेरिकी इतिहास में इतना असहाय, इतना अशक्त राष्ट्रपति कोई नहीं हुआ। और जब आप हर बात में अपना दम दिखाने लगते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका दम समाप्त होता जा रहा है। हर बात पे ट्रेड डील नहीं करेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे, ट्रेड डील कर दिया, डील करके ये करा दिया। इसका मतलब यह कि आपकी कोई ताकत नहीं है और दुनिया इस बात को समझती है। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है उसमें ट्रंप बहुत सहायक होने जा रहे हैं। भारत के लिए मुश्किल निश्चित तौर पर है, लेकिन वो सहायक यूं हो रहे हैं कि जब दुनिया भर को वो धमकी दे रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि अंदर एक तैयारी जो हो रही है, जो आप ब्रिक्स के तौर पर देखें, जो आप क्वाड के दूसरे देशों के तौर पर देखें, वो अमेरिकी हितों के ऊपर अपने हितों को कैसे ठीक कर पाएंगे उसकी तैयारी चल रही है। और जब भारत ने रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन बदला, एक्सटेंड किया और कहा कि हम सीधे किसी से डील कर लेंगे, जब रशियन ऑयल की डील सीधे रूपी में हो जा रही है, जब चाइना ये कह रहा है कि अब हम एक दूसरे से बात करेंगे और नया ट्रायंगल बनेगा, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि हमें चीन पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत के 142 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को आईना दिखाया है। जी, वैसे प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें की जिनको आप जोड़ सकते हैं इस पूरे मामले से। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है
और इसका जवाब अपनी लकीर लंबी करके देना पड़ेगा। किसी रोने पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, ना उसकी हमें ज़रूरत है। आप आत्मनिर्भर बनिए, अपनी लकीर लंबी बनाइए। जैसा अभी वो जो हमने आपको सुनाया बयान, उसमें उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता ऐसा मंत्र है जिसका साथ कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसी से एक चीज़ जुड़ती है, सुदर्शन चक्र जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिजिनस वेपन्स, खासकर एयर डिफेंस ने कमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भारत ने कैसी कैसी तकनीकें और हथियार विकसित कर लिए थे पिछले 10-11 वर्षों के अंदर। लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े विकसित देशों ने अभी तक नहीं इसको अमल में लाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे। आयरन डोम केवल एक इजराइल ने बनाया है, लेकिन वो भी आपने देखा ईरान के साथ युद्ध में, उसकी भी कमियां सामने दिखाई दी। लेकिन प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में हमारे हर महत्वपूर्ण स्थल को कैसे सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये सुरक्षा कवच जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया? सुनिए आप। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये जो सुदर्शन चक्र है या सुरक्षा कवच इसको कहिए, इसकी जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार महसूस की जा रही थी। विजय जी, मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान में ये चर्चा करते थे, वहां पर बैठ करके टीवी पर उनके मिलिट्री के लोग, और हमारे यहाँ पर एक खतरा जाहिर किया जाता था कि अगली लड़ाई भारत के शहरों पर भी लड़ी जा सकती है। मतलब खतरे में हो सकते हैं हमारे शहर, और उसी का शायद जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल उसी का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया। जो आपने आयरन डोम का जिक्र किया, इसराइल का, और अमेरिका की बड़ी चर्चा हो रही है गोल्डन डोम। एक्चुअली ये गोल्डन डोम का जवाब है कि गोल्डन डोम तो जब होगा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो है वो उस तरह का सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का जो रेफरेंस महाभारत का दिया श्री कृष्ण का, कि जयद्रथ को मारने के लिए जिस तरह से किया गया था, वो तो खैर घटना अलग है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और ये जवाब है अमेरिका के लिए खास तौर से। मतलब पाकिस्तान के लिए तो है ही कि पाकिस्तान क्या सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के लिए भी जवाब मानता हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो चल रहा है उससे हम आगे हैं। और अभी जो हमने चर्चा की थी ट्रंप साहब की, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत दमदार तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। एग्रो को वैसे भी हम लोग चर्चा करते रहते कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्री नाम नहीं लिया सर।
प्राइम ट्रंप का मिनिस्टर नाम नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ने आप पहले बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं? नहीं, राहुल जी की बात में कहीं कोई तो रखे। राहुल जी से इनकी बात रहती है ना, तो लेकिन वो मसला ये है कि इतने दमदार तरीके से रखी है उस बात को, और उसमें जो आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने की, एग्रो प्रोडक्ट्स की बात की। इसके अलावा मुझे एक और बात आई जिसका शायद हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, फाइटर जेट्स में इंजन की बात उन्होंने जी हाँ, कही है जी कि हाँ, इंडिजिनस होना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि 90s में जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था और हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन्स आने थे, टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी आनी थी रशिया से, और यूएस के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, सैंक्शंस की वजह से वो रुक गया था काम, और वो नहीं आ पाया, जिससे हमारा बहुत सारा जो मिसाइल सिस्टम था और स्पेस सिस्टम था वो भी उसमें डिले हो गया। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं ना। उस समय बुश साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, रशिया के साथ टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद भी यूएस के सैंक्शन ने उस सारी चीज़ों को रोक दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको भी शायद उनके दिमाग में कहीं होगा कि फाइटर जेट्स में भी हमारे इंडिजिनस इंजन हो, ताकि ये झगड़ा नहीं हो। और जहाँ हम पहुँच गए, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से आज बात की है, मुझे लगता है पाकिस्तान की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता, ऑपरेशन सिंदूर में ही हमने हिसाब कर दिया। ये पूरा भाषण जो यदि अंतर्राष्ट्रीय नीति पर माने तो वो पूरा ट्रंप का जवाब है, और वो पुतिन के साथ उनकी क्या मीटिंग होती है नहीं होती है, और उनका जो हो रहा है वो होने दीजिए, हम अपने को तैयार करना जब वो आत्मनिर्भर बनने की बात भी आत्मनिर्भर कहते हैं, बनने वो भी उन्हीं के लिए है हाँ, कि भाई आप किसी पर निर्भर मत किसी रहिए। पर निर्भर मत रहिए। तो मुझे लगता है इस आज के भाषण का जो संदेश है ना, वो सेल्फ रिलायंस का है, आत्मनिर्भर होने का, और वो हमें बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। ठीक, समीर जी। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री मोदी का 103 मिनट का अगर आप भाषण ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ भारत के कोई नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। और आप देखेंगे इसमें फिर वो पाकिस्तान है, उसके अंदर चाइना भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, विपक्षी पार्टियों को भी उन्होंने इसमें अपने भाषण में संदेश सीधा सीधा दे दिया है। और प्रधानमंत्री ने आज बता दिया दुनिया को कि भाई अब भारत 2047 में विकसित हुए बिना रुकने नहीं वाला है, और भारत ने वहां पर तेजी से कदम बढ़ा दिया। दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को विकसित होने से रोक नहीं सकती, चाहे अमेरिका उसमें कितना अवरोध डालने की कोशिश करे, चाहे चाइना कितनी डालने की कोशिश करे, पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करे, भारत ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। अब वह विकसित भारत बन के रहेगा। और उन्होंने देश के लोगों से आह्वान भी किया कि भाई आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ ध्यान दो, जो प्रोडक्ट खरीदो वो देश में बने हुए खरीदो। आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात की, स्वदेशी विचारधारा की बात की कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट भी खरीदो, और स्वदेशी विचारधारा की बात की। उन्होंने आज पहली बार कहा कि भाई दिवाली पर डबल दिवाली मनाने का मैं मौका दूंगा, मतलब बता दिया है कि उस समय आपको कई चीज़ों की रिबेट मिलने वाली है, कई चीज़ें आप सस्ते इसमें खरीद सकते हो। तमाम तरीके उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने बताया कि भाई युवाओं के लिए एक जो हम बजट लेकर आ रहे हैं 1 लाख करोड़ का, उसका उन्होंने जिक्र किया। युवाओं के लिए रोजगार का उन्होंने जिक्र किया, बताया युवाओं से कि आपके साथ में हो, बताया कि सरकार सिर्फ फाइलों में नहीं दिखना चाहिए, सरकार जनता की जिंदगी में भी दिखना चाहिए। एक चीज सर केवल कि जैसे ये हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा 2035 तक हमें पूरे देश में ऐसा एक सिस्टम जो है डेवलप करना है। ये सारे बड़े एम्बिशियस गोल्स हैं जो प्रधानमंत्री ने सेट किए हैं देश के लिए। अच्छा, अब ये कोई कहेगा कि मतलब आज प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि 10 साल तक हम ही है, मैं ही ये काम करके जाऊंगा। मैं इसमें एक लाइन जोड़ता हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसा समझने वाले। नहीं वो ठीक है, मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के भाषण को यदि समराइज करें तो मैं सोचता हूँ कि वो रेड लाइन से डेडलाइन तक का उनका भाषण है। बहुत सारी रेडलाइंस उन्होंने खींच दी बहुत सारे लोगों के लिए, और एक डेडलाइन मीट करने की बात की, डेडलाइन मीट करने के लिए। तो ये दोनों के बीच में हिंदुस्तान को कहाँ ले जाया जा सकता है उस पर। और एक जो इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात उन्होंने सर आगे प्रोग्राम आगे भी तो ऐसा। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए, वो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे आज के प्रधानमंत्री के भाषण की सबसे बड़ी हेडलाइन ये लगती है कि नरेंद्र मोदी ने 4th टर्म पीएम के लिए खुद को देश के सामने रख दिया है, और पूरी पक्की तैयारी के साथ रखा है। जब वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब वो लाल किले की प्राचीर से ऐलान की बात कर रहे हैं, और अगर आप देखिए हम लोग जो अभी तक जो चर्चा किया हमने, सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं, वो डीप सी ऑयल और एनर्जी खोज की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की। वो कह रहे हैं कि टेक और यूथ इसको लेकर हमको आगे चलना है। वो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम जब आगे जा रहे हैं, और जिसकी सुदर्शन चक्र की जिसकी बात कर रहे हैं, तो आकाश तीर है वो हमारा सिस्टम, जिसको हम आकाश तीर कहते हैं कि एक साथ वो ग्रैब करता है। लेकिन कमाल की बात यह है, जिसे तथ्य के तौर पर S-400 रशियन है, Su-57 रशियन है, ब्रह्मोस भी, लेकिन कमाल की बात है कि हमारे DRDO ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उसको ट्वीक कर दिया है। सब में कुछ न कुछ बदलाव कर दिया है जो किसी के पकड़ में नहीं आता। यानी अगर कोई दूसरा रशिया से वही वेपन खरीदेगा, वही मिसाइल खरीदेगा, वही आर्म एम्यूनिशन खरीदेगा, तो भारत के साथ मैच नहीं करेगा।
और ये सचमुच बहुत बड़ी बात है कि आयरन डोम के लिए इजराइल ने जो जो किया हो, हमने जो 10 साल में कर लिया, जो एक सुरक्षा तंत्र बनाया जिसको सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, वो सचमुच कमाल की बात है। इसलिए भी कमाल की बात है कि दुनिया भर की नजर थी हमारे, और इसको पोखरन से याद कीजिए कि कुछ समय का सिस्टम था सैटेलाइट में, जितने समय उस पर नजर नहीं जाती थी और उतने में ही हमने पूरी तैयारी कर ली थी। तो मुझे लगता है कि वहां जा रहे हैं, और पीएम जब कहते हैं ना, तो धमकी वो कहां तक दे रहे हैं जरा इसको समझिए। उन्होंने कहा कि परमाणु धमकियां अब हमारे काम की नहीं, वो कह रहे हैं 10 गुना न्यूक्लियर एनर्जी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी तो तब क्रिएट होगी जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जिसके पास वो पावर होगी, और जिसके पास इतनी पावर होगी उसको पाकिस्तान जैसा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वो न्यूक्लियर थ्रेट दे कल ही की खबर है ना कि आप गलत तरीके से मत रखिए। मैं गलत तरीके से नहीं रख रहा, ना, 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 इसको समझिए, उसका दोनों उपयोग। मैं कह रहा हूं उसका पॉजिटिव पॉजिटिव पे, लेकिन जिसकी इतनी मैंने इसीलिए शब्दावली पूरी चुनी है। जब आपके पास इतनी पावर होगी तो आप किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट का ठीक से जवाब देने की स्थिति में होंगे। ये सारी चीजें क्योंकि अक्सर ये डिबेट होती है टीवी पर, हम देखते हैं कि इतने वेपन पाकिस्तान के पास, इतने हमारे पास, तो कई बार ये भी कंफ्यूजन जी, लेकिन ये सब गोल्स हैं, ये नहीं हमको भूलना चाहिए। अच्छा, ये बात भी ठीक है साथ साथ कि इन सब दिशाओं में भारत ने कदम बढ़ा दिया है। अभी आपने जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात की कि हमको 10 गुना आज से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी है अगले कुछ वर्षों के अंदर। कल ही की खबर है कि यूरेनियम एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर को छूट दे दी गई है कि आप भारत में यूरेनियम खोजिए। हम तेल के लिए, गैस के लिए जितना खर्च करते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व, प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर चुके हैं वो इस बात की कि आप डीप सी एक्सप्लोरेशन कीजिए। उसके लिए भी टेंडर बिड्स जो इनवाइट की जा चुकी हैं कि तेल खोजिए आप। भारत में इतना बड़ा हमारे पास डीप सी एरिया है, समंदर का इलाका है, उसके अंदर एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। लेकिन ये सब बहुत सतत प्रयास के बाद अपने फल तक पहुंचेंगे और ये सफर लंबा भी हो सकता है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही, इसीलिए आपने ठीक कहा, एक डेडलाइन भी उन्होंने दी है। सुदर्शन चक्र तो 10 साल, अगले 10 साल में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये गोल है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारा ये गोल है। ये प्रधानमंत्री ने आज कहा, लेकिन उन्होंने जो बात कह दी कि ये अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है, ये सब काम मुझे ही करने हैं। उन्होंने ये दावेदारी की है कि मतलब हम ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, वो अलग बात है। अब आप इसमें अब एक नया ट्विस्ट आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने अपनी ही दावेदारी की। देखिए, अब एयर डिफेंस सिस्टम की अभी बात हो रही थी, जो सुदर्शन चक्र की बात है। देखिए, एक ना चूहे बिल्ली का खेल है ये डिफेंस को, जो जानते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, बढ़िया किया जाता है, बेहतरीन किया जाता है। थर्ड अमेरिका के पास सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम वहाँ पे है, हमने S-400 खरीदा, लेकिन वहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बननी शुरू हो गई हैं। भारत जो है उस ओर भी कदम उठा रहा है। जो मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें, अभी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इन मिसाइलों को रोक सके, हाइपरसोनिक मिसाइलों को। तो भारत जो है हर कदम, और भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी। कल पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स अनाउंस की है अपनी। हाँ, बिल्कुल, वो तो रॉकेट फोर्स, जैसे चाइना के पास रॉकेट फोर्स एक अलग से है, तो अलग चीज है। तो जो है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, इसलिए लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे और हमें S-400 जैसे सिस्टम्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही, काफी मुद्दों पर हमारी चर्चा भी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दीपावली पर इसी साल देश को एक बड़ा तोहफा देने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है हर तरह का सुधार हो, और इस दिवाली आपकी डबल दिवाली कैसे होने वाली है ये भी प्रधानमंत्री ने बताया। जीएसटी में कैसे सुधार होंगे, आपके हमारे मतलब का सामान सस्ता कैसे होगा, ये सब क्या इस साल कैसे मुमकिन होगा, खुद बताया प्रधानमंत्री ने। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर
आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं, उस दिशा में आगे आएं। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्त। हर्षवर्धन जी, सरल भाषा में बता दीजिए, प्रधानमंत्री नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, ये क्या है और दिवाली पर जीएसटी की वजह से डबल दिवाली कैसे मनेगी? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने वित्त सुधार के लिए समिति बनाई थी 2002। उसके बाद 10 साल अवसर मिला और यूपीए की सरकार में जीएसटी पर सहमति नहीं बन पाई। जीएसटी का सीधा सा मतलब था कि देश भर में ये जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जगह हैं, एक तरह से कहें कि हर सड़क पे एक चुंगी लगी हो, इससे अच्छा एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो और उसमें से पैसा उनके अनुपात में राज्यों को दे दिया जाए वसूल कर। बाद में अरुण जेटली जी थे, बाकायदा तय हुआ और उसमें कहा गया कि 5 साल तक राज्यों को जो कमी आएगी इसमें टैक्स की वजह से, उसको केंद्र सरकार कंपनसेट करेगी। वो समय पूरा हो गया। अब आपने 8 साल एक बढ़िया सा जो भी आप कहें कि सिस्टम आपने लागू कर दिया, पोर्टल की गलती, ये वो सब सुधार लिया, लेकिन भैया जनता को क्या? जनता को तो अभी भी 4 स्लैब दिख रहा है। जनता को तो अभी अभी अलग अलग तरह से हर जीएसटी की मीटिंग में होता है कि ये वाला आइटम 5 वाले में होगा कि 20 वाले में होगा। अब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमने एक रिव्यू कमेटी बनाई और अच्छी बात यह है कि रिव्यू कमेटी सरकार ने पहले से बनाई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई मारामारी नहीं, लेकिन देश का जो छोटा और मझोला उद्योग है वो इसकी डिमांड लगातार कर रहा है। मेरा यह मानना है कि हाउस होल्ड के ढेर सारे जो डेली के आइटम है उनमें भारी कमी, दिवाली, चूंकि धनतेरस दिवाली सबसे ज्यादा बिक्री का समय होता है, खरीद बिक्री का समय, उस समय आपको इसका लाभ मिलने वाला है। और ये सरकार की योजना के किसी स्तर तक पहुंचने के बाद जनता को लाभ कैसे मिलेगा उसको भी प्रमाणित करें, क्योंकि अभी इसी सेशन में इनकम टैक्स का भी नया बिल पारित हुआ है। मतलब आम उपयोग का सामान सस्ता होगा दिवाली पर। निश्चित तौर पर इसको 2 चीजों से कनेक्ट करिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा वोकल फॉर लोकल, तो वो दोनों चीजों को जोड़कर देखिए ना कि यदि उस पर जाएंगे आप, वोकल फॉर लोकल को फोकस करना है, यदि उसको आगे बढ़ाना है, तो जीएसटी को लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं और जो आम आदमी की जरूरत की चीजें उनको कैसे कम किया जाए। और एक मुझे लगता है स्लैब में भी शायद कोई कमी कर दी जाए, जो 4 स्लैब बने हुए, 5 स्लैब बने हुए। मांग ये होती है कि 2 स्लैब की जाए उसकी। हाँ, क्योंकि उससे कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जरूरी है, लेकिन वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और ये जीएसटी, मुझे लगता है तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं और उससे कम से कम जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी कीमतों में कमी आएगी। ये जरूरी भी है सौरभ, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अमेरिका टैरिफ, मैं बताता हूं, 5% वाला स्लैब वाला सामान इस्तेमाल करते हैं, आप 28% वाला इस्तेमाल करते हैं। वो अब आप बोल सकते हैं। ये तो खैर, मैं एक चीज बोल दूं, मैं नहीं तो एक चीज बोल देते हैं, हटा के बोलिए ना। हम लोग हमारी तरफ कहिए, इनकी तरफ मेरे को ध्यान में रखिए। मैं ये बोल सौरभ, ये इसलिए भी जरूरी है, वो तो मजाक जो भी कर रहे हो, इसलिए भी जरूरी है कि हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और इस वक्त जिस तरह टैरिफ के हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है उसको ऑफसेट करने के लिए भी हमारे को डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ानी है।
तो ऐसे में भी प्रधानमंत्री का ये दूरदर्शी जो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं, वो ये भी है कि अगर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इस वक्त बढ़ेगा तो काफी ज्यादा जो इफेक्ट जो है टैरिफ का वो ऑफसेट होगा। आज तो उन्होंने खुला आह्वान किया है कि आप मेड इन इंडिया सामान ही इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। दुकानदारों से कहा है कि आप मेड इन इंडिया सामान रखिए। बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं कह सकते थे कि इस देश का सामान ना खरीदिए या ना रखिए। नहीं, उसके लिए प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हर जगह देश का सामान उपलब्ध हो, वाजिब दाम में उपलब्ध हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, रेट वाइज अच्छा हो, ये चीजें भी सरकार को देखना पड़ेगी। सरकार उसमें कोशिश कर रही है। एक उदाहरण वो उन्होंने खुद दिया और वो ठीक उदाहरण है, खिलौनों वाला। हाँ, 250% उत्पादन बढ़ गया भारत में खिलौनों का। तो ये हो रहा है, मुझे लग रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया, लेकिन मुझे लगता है मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसके लिए भी एक लाइन दी थी उन्होंने कि दाम कम दम ज्यादा। बिल्कुल, दाम कम दम ज्यादा। आज ऑटो सेक्टर लगभग स्वदेशी हो गया है भाई। आज आप जितनी गाड़ियां देखते हैं तो ध्यान से देखिए तो सब की सब भारत की हैं। यहाँ तक कि वो रेंज रोवर भी सर वो तो टाटा की हो गई। अब तो मामला जो है बहुत आगे बढ़ गया है। देखिए आज लेकिन 2-3 चीजों पर विवाद हुआ, उसकी भी बात आपको बता देता हूं। जैसे अभी इसी से आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई बात है, सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज बताया कि 6 प्लांट उन पर काम चल रहा है और इस साल के अंत तक भारत में निर्मित पहली सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। 4 प्लांट्स के लिए हरी झंडी दिखाई जा चुकी है अलग अलग राज्यों में, उन पर काम शुरू कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कैसे हम चलती गाड़ी से उतर जाते हैं इसके भी उदाहरण हैं। ये सेमीकंडक्टर को लेकर के सोच भारत में आज से 50-60 साल पहले आ गई थी। ये बात सच भी है और प्रधानमंत्री ने इस बात को बताया भी। उन्होंने कहा लेकिन ये बस बात फाइलों में ही रह गई और इस विचार की भ्रूण हत्या हो गई तभी। और उसके बाद छोटे छोटे देश, कोरिया जैसे देश, जापान जैसे देश, वो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए और हम इसमें पीछे छूट गए। चीन ने भी इस गाड़ी को देर सवेर पकड़ लिया, आज वो एक बड़ा हब बन गया इसका, लेकिन हम जागे इस पे दोबारा बहुत लेट। कंट्रोवर्सी इसमें ये हो गई कि इस पर जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने इस पर कमेंट कर दिया प्रधानमंत्री की इस क्लिप को निकाल करके एक्स पर, और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आदतन झूठ बोल रहे हैं। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट चंडीगढ़ में 1983 में लग चुका था। जयराम रमेश जी की यह बात सच है, लेकिन अधूरा सच है। वो बंद कब हो गया ये भी तो उनको बताना चाहिए, और एक ही प्लांट क्यों लगा और उसके बाद क्या हुआ भारत के सेमीकंडक्टर के सपनों का। इतने वर्ष, इतने दशक क्यों, जब ये एशिया के ही देश इस रेस में दौड़ रहे थे तो हम क्यों नहीं दौड़ रहे थे, हम उस रेस से बाहर क्यों बैठ गए थे, सवाल ये भी है। हाँ, लेकिन उनका ये कहना कि एक प्लांट भारत में लगा था 1983 में, ये फैक्ट है। त्रिपाठी जी बताइए। देखिए मतलब विचित्र सी बात हो गई। तब तो और ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी की सरकार पर। अगर 1983 में सेमीकंडक्टर लग गया तो अभी 2020-21 में जो चाइनीज वायरस आया था कोविड का टाइम, तो काहे को हमारे लोगों को गाड़ी लेने के लिए 1.5, 2-2 साल की वेटिंग हो गई थी। एक मोबाइल लेने के लिए 8 महीने की वेटिंग हो गई थी। लैपटॉप के मॉडल्स आने के लिए 8, क्यों? क्योंकि भैया सेमीकंडक्टर जहां से आता है, एक था चाइना, दूसरा था ताइवान। हम कहीं टिकते ही नहीं थे, तो वो अपनी देसी जरूरत यानी घरेलू नीड, डोमेस्टिक नीड पूरी करेगा या हमको दे देगा। कांग्रेस के शासन काल में सपने देखने को पूरा हो जाना कह देना, ये थोड़ा सा समझिए। एक तो सपना देखना, दूसरा सपना हमने देख लिया। अब ऐसे तो नेहरू जी ने आधुनिक भारत का सपना देख ही लिया था ना भाई, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ा जो उन्होंने किया उसका श्रेय दीजिए। उन्होंने बांध बनाए, उन्होंने IIT बनाया, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जो चीजें बढ़ी आप उसकी भी तो बात करेंगे। और आज अगर 2.5 साल में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आपको खबरें याद होगी कि फॉक्सकॉन और वेदांता का गुजरात में प्लांट लगना था, टूट गया, तो कहा गया कि तो मोदी की सारी नीति फेल हो गई। उसके बाद से आप देखिए 6 प्लांट पर काम शुरू हो गया। तो मेरा यह मानना है कि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो पॉलिटिकली वो ठीक है कि वो अपना करेक्ट करे या ना करे, लेकिन सच यही है कि वो सपना ध्वस्त हो चुका था। नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से उस सपने को देखा, सिर्फ सपना देखा नहीं, जो देखा उसको जागने के बाद पूरा भी किया, पूरा होता दिख रहा है। अच्छा, दूसरी कंट्रोवर्सी जो कांग्रेस ने उठाई वो थी प्रधानमंत्री का आज RSS की बात करना है। लाल किले से RSS की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया था, आज हम 2025 में खड़े हैं। ये अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि RSS का जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया। इतनी अनहोनी बात हो गई प्रधानमंत्री का RSS की बात कह देना। वो अनहोनी इसलिए लग रही है क्योंकि पिछले 70-80 साल में, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देख लो तो 17 साल में कभी RSS की चर्चा नहीं हुई RSS रेड फोर्ट से, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन जो पार्टी या जो देश
आरएसएस के प्रचारक को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार कर रहा हो 11 साल, तो उसमें आरएसएस की चर्चा करना कोई अनहोनी बात नहीं है। और दूसरा, जितने संगठन, राजनीतिक संगठन हैं कांग्रेस के और दूसरे लोग, क्या कोई आज कह सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशद्रोही संगठन है? मैं दूसरी उलट बात कर रहा हूँ, समाज सेवी और ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं अगर वो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और सोशल वर्क में काम कर रहा है तो उसकी चर्चा करने में कितनी आपत्ति हो सकती है? मुझे इसकी बात नहीं समझ में आती। उसका क्या मैसेज है वो तो अलग होगा, प्रधानमंत्री जी किस बात तक मैसेज को देना चाहते हैं वहाँ ठीक है, लेकिन आरएसएस को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना मुझे नहीं समझ आता। और एक 100 ईयर्स एक बड़ा होता है किसी संस्था के लिए कि संस्था 100 साल से काम कर रही है और राष्ट्र के निर्माण में काम में लगी हुई है। वो जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ को वो लोग नहीं जानते जो संघ में नहीं आते, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मुझे कोई इतनी, आप उनका पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे ये कहने में भी कोई मुझे बहुत वो नहीं लग रहा कि अब आप उनको कहें कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस क्यों आपत्ति कर रही है आरएसएस को लेकर। आरएसएस अच्छा, वैसे इसमें कांग्रेस को तो अभी बड़ा झटका वो वाला लगा था, सेफरन टेरर वाला। हाँ, अभी उससे उभरे कि नहीं उभरे, मालेगांव ब्लास्ट वाला, तो उसमें भी तो संघ और वही वाली बात हो रही थी। तो ये बात सुनी लेते हैं, प्रधानमंत्री ने आज आरएसएस को लेकर क्या कहा। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण के इसी हिस्से को विपक्ष ने कंट्रोवर्सी में क्रिएट कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि सेक्युलरिज्म जो है वो संघ परिवार का रास्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। इस नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर। उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हों। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों, पड़ोसी देश उनसे संबंध कैसे हों। वैसे तो हैरानी दोनों बातों पे नहीं होनी चाहिए समीर जी की प्रधानमंत्री संघ का नाम लें और विपक्ष उस पर विवाद करे।
नहीं, हैरानी क्यों हो? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा तो नहीं कि पहली बार संघ का नाम लिया, इसके पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की तारीफ की थी और संघ से अपना संबंधों का जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी तो संघ के शाखा से निकले हुए संघ के प्रचारक रहे, और दूसरे व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बने संघ के निकले हुए, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक रहे, उसके बाद नरेंद्र मोदी निकले, और मोदी जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात में 2001 में, उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनाऊं तो आज संघ के कारण मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। प्रधानमंत्री बनने पर भी उन्होंने कहा था कि भाई इसमें संघ की बड़ी भूमिका रही है मेरे पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर और मेरे संस्कारों के अंदर, और जो आप नरेंद्र मोदी देख रहे हैं उसमें संघ की बड़ी भूमिका है। तो संघ का स्वयंसेवक, संघ का प्रचारक रहे, अगर संघ की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? और अगर संघ के बारे में कह दिया तो उसमें आपत्ति होने की क्या बात है? नहीं, पहले नहीं होती थी बातें ऐसी, लेकिन बात ठीक है ना, भला इतना खुल के जिक्र नहीं अब 100 साल हुए, प्रधानमंत्री भी नहीं करते थे, पार्टी भी नहीं। 100 साल हुए ना, संघ के 100 साल होगा, 100 साल अवसर था, ये बात अवसर था तो उन्होंने इसका जिक्र किया, तो उसमें कोई आपत्ति होने वाली बात नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बहुत अलग से बात जगह कर दी है। और प्रधानमंत्री मोदी की संघ प्रमुख से मुलाकात भी होती रहती है, संघ के प्रचारकों से मुलाकात होती रहती है, नागपुर जाते हैं संघ के लोगों से प्रधानमंत्री मिलते भी है। विजय जी पूछ रहे फिर अब तो बीजेपी अध्यक्ष भी तय हो जाएगा ना? नहीं, वैसे भी तय होगा, ये प्रधानमंत्री नहीं कहते तब भी होगा, पार्टी का काम है, संगठन तय करेगा, अध्यक्ष देरी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लेट हो गया है, लेकिन तय हो गया। अब उसका इस भाषण से कोई संपर्क नहीं कि भाई उन्होंने तारीफ कर दी है तो अब संघ मोदी जी की बात को मान लेगा। पार्टी का काम है, पार्टी तय करेगी, संघ से क्या है वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक जी, ठीक सर, कोई विवाद इसमें? ये खैर समीर जी कह रहे हैं कि इसमें विवाद नहीं है, लेकिन लगता तो है कि दोनों जो है एक मंच पे नहीं आ पा रहे, एक बात को दोनों नहीं मान पा रहे हैं अध्यक्ष के नाम पर, इसीलिए ये चर्चाएं हो रही हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। जो हर्षवर्धन जी भी उधर से मुस्कुरा रहे थे, समीर जी बोल नहीं रहे हैं इस बात को कि भाई आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है इस बात को लेकर। पर ऐसा होता है भाई, बीजेपी जो है उसका सारा जो बढ़ी है, बीजेपी यहाँ तक पहुंची है, उसका श्रेय बहुत हद तक आरएसएस को है। आरएसएस के एफर्ट्स के कारण बीजेपी को जितना जो फायदा हुआ है वो हुआ है। तो अध्यक्ष अमित शाह जी ने जवाब दिया था अखिलेश जी को, भाई ये इतना बड़ा संगठन है, यहाँ पर अध्यक्ष बनाने में दिक्कत होती है। नहीं, वो ठीक है, फिर आपने सारे जो है वो प्रांतों के जो अध्यक्ष हैं वो चुन लिए हैं, तो अब कोई दिक्कत होनी नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इशू बना लिया राहुल गांधी के ना जाने को लाल किले पर। अमित मालवीय लिख रहे हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज मिसिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एट रेड फोर्ट। एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स इवेंट ही अपीयर्ड विजिबली डिसोरिएंटेड। वो कह रहे हैं कि जब दिखे भी तो कांग्रेस के मुख्यालय पर, लेकिन वहां भी डिसोरिएंटेड से नजर आ रहे थे। नेशन डिजर्व्स टू नो इज ही वेल एंड व्हाई डिड ही चूज टू स्किप द ऑफिशियल सेरेमनी? फॉर समवन इन हिज पोजीशन सच एब्सेंस सेंड्स अ पुअर मैसेज अबाउट हिज कमिटमेंट टू नेशनल ओकेजन्स। राष्ट्रीय महत्व के पर्वों पर को लेकर के उनकी कितनी गंभीरता है, क्या कमिटमेंट है, इस पर सवाल खड़ा होता है। ये बीजेपी कह रही है। विजय जी, नहीं, गंभीर मसला है, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर एक एलओपी को वहाँ पर होना, समझता हूँ ये राष्ट्र का मसला है ना, कोई प्रधानमंत्री जी और राजनीतिक तौर पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी होती है कि जब वो सरकार को लेजिटिमेट नहीं मानते, चोरी की सरकार, वोट चोरी की सरकार मानते हैं, वोट चोरी का प्रधानमंत्री मानते हैं, तो शायद ये किया हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो स्वतंत्रता दिवस पर एलओपी को, बल्कि दो एलओपी उन्हीं के पास हैं जी। और ये कहना, जैसे पिछली बार भी शायद खड़गे साहब ने कहा था कि वहां से आने में लेट होते, तो ये तो कार्यक्रम को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, पार्टी का काम या पार्टी से पहले किया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण आज के दिन क्या कोई बात नहीं है। क्या आपको लाल किले जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर रहें, उस मौके को भी देखें, दुनिया को भी देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर राजनीतिक तौर पर ऐसे मसलों पर सब, और ये मसला ही नहीं है एक्चुअली, ये मैं बोलूंगा कि भाई ये मसला है। इसमें तो आपकी पॉलिटिक्स भी नहीं आड़े आ रही। त्रिपाठी जी, अब इसमें राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? सौरभ जी, अगर इतना ही उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री वो सही नहीं है, उनको हम नहीं मानते, तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहें कि हम इस देश की सरकार को अब नहीं मानते हैं आज से। ये मतलब क्या कोई नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या? ये आप सदन में हैं, नेता प्रतिपक्ष, और आप कहेंगे कि हम सरकार को नहीं मानते? सरकार के बिना नेता प्रतिपक्ष कौन सा पद होता है? कोई पद है क्या? उसका कोई अस्तित्व है क्या? उसकी कोई भूमिका हो सकती है क्या? और लोकतंत्र में कोई नेता अपने मन मिजाज से सब कुछ बदलेगा, तय करेगा? आज पूरा देश तिरंगा लेकर दौड़ रहा है, हर भारतवासी को लाल किले पर भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है उससे उम्मीद लगी हुई है, और उस वक्त आप करेंगे नहीं हम तो नहीं जाएंगे वहां। मैं फिर कह रहा हूं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि सत्ता हमें नहीं मिल रही है तो हम देश के सभी राष्ट्रीय पर्वों का अपमान करेंगे। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये 15 अगस्त का अपमान है, ये स्वतंत्रता दिवस पर जो देश का उल्लास है उस पर एक तरह से कहें कि ठंडा पानी डालने की कोशिश है। और फिर मैं कह रहा हूं,
राहुल गांधी की हरकतें देश को पसंद नहीं आ रही हैं। ये पता नहीं उनके सलाहकार लोग उनको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। नहीं, सर 15 अगस्त में तो राहुल गांधी के पिताजी ने देश के नाम संबोधन दिया है, उनकी भाई दादी ने संबोधन दिया, उनके नाना जी ने देश के नाम संबोधन किया। उनको तो गर्व की बात है कि उनका परिवार देश का प्रधानमंत्री रहा और लाल किले से दिया। तो आप जाइए ना, विपक्ष के नेता हो, जब भाई आपको जाना चाहिए, आज देश से अगर लगा होता तो आप जाते वहां पर। नहीं मतलब वो ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई और प्रधानमंत्री बने तो दूसरे जो प्रतिपक्ष के नेता हो वो न जाए। कितनी खराब परंपरा वो चाह रहे हैं। हाँ, ये जो जिस परंपरा की नींव डाली जा रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया, आज समय नहीं था। बहुत धन्यवाद समीर जी, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। एक बार फिर आपको बधाई आज 15 अगस्त की।